होने वाला है वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या है ये चीज समझिए। विकल्प, विकल्प, चॉइस, अल्टरनेट, इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज जो उससे अलग हो। जैसे कि हमें पेप्सी मिल रही है, पेप्सी के बदले कोक मिल गई, ड्यू मिल गई, है ना। तो वैसे ही सत्ता के भी कुछ वैकल्पिक केंद्र होते हैं। देखो जैसा हमने पिछला चैप्टर पढ़ा, लास्ट चैप्टर की पूरी वीडियोस के पार्ट्स अपलोड है, आप जाके एक बार देखिए उसे, तभी आपको ये चैप्टर आगे का क्लियर होगा। तो समझो कैसे कि 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर टूट गया यानी विघटन हो गया, है ना। जब यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया तब अमेरिका आया यानी यूएसए आया डॉन बनकर। क्या बनकर? डॉन। मैं ही हूं दुनिया का सब कुछ, अब मैं ही दुनिया को मैनेज करूंगा। दैट्स मीन अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया यानी हेजेमनी स्टैब्लिश हो गई अमेरिका की पूरे वर्ल्ड में। अब पूरी दुनिया अमेरिका को एक दादा के रूप में देख रही है, यार यही है जो कुछ है, इससे फालतू बोल दे तो बहुत मारेगा, है ना। तो अब उसी चीज को देखकर क्या हुआ, दुनिया के देशों में एक बहुध्रुवीय विश्व का सपना आने लगा। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है यार, पूरी दुनिया को संभालने वाला कोई एक नहीं होना चाहिए बल्कि बहुत सारे लोग होने चाहिए, बहुत सारे देश होने चाहिए। लोग का मतलब यहाँ पे देश से है ना। जैसे ही कोई एक नेता किसी देश को संभालता है, मैं आपको अपने पड़ोसी चाइना की बात बताऊं तो चाइना में शी जिनपिंग का राज है। किस तरीके से वहां की जनता लोकतंत्र के अभाव में जी रही है ना, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहां पर। तो उसी तरीके से मैं बताऊं, अगर पूरे वर्ल्ड में एक अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो जाए, अमेरिका की हेजेमनी आ जाए, तो पूरी की पूरी दुनिया अमेरिका के वर्चस्व में जीना शुरू कर देगी, यानी पूरी दुनिया के देशों को अमेरिका की हर एक बात माननी होगी, जिससे कि बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आएंगी। इसीलिए सभी देशों ने मिलजुल कर एक बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखा और उस सपने के तहत कई वैकल्पिक केंद्र सामने आए। इसमें हमें जो जो पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला ईयू, यूरोपियन यूनियन, हिंदी में यूरोपीय संघ, है ना। फिर पढ़ना है हमें आसियान, फिर हमें पढ़ना है चीन। आज के टाइम पे तो देखो एक भारत भी बहुध्रुवीय विश्व में उतर रहा है धीरे धीरे, है ना, पूरी दुनिया का केंद्र बन रहा है। समझे बात को? मोदी जी का जलवा देख रहे हो, पूरे विश्व में अपना नाम बना दिया, विश्व गुरु बनेंगे। तो अब उसके बाद ये तीन हो गए, है ना। अब उसके बाद आगे देखिए जापान है, कोरिया भी सामने आ रहा है ना, और ब्रिक्स। इन्हीं सभी सेंटर्स को हमें इस चैप्टर में क्लियरली पढ़ना है। तो अब आइए अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले चाइना से, ठीक है। चाहे हमारे बुक में पहला टॉपिक ईयू है, यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन है, बट मैं आपका चैप्टर चाइना से स्टार्ट करता हूँ कि चीन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं आपको इस वीडियो में, किस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था पहले थी, किस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था अब है, और कैसे भारत से रिलेशन है चाइना के। तो समझिए कैसे चीन की अर्थव्यवस्था पहले थी और कैसे अब है। तो देखो चीन में क्या हुआ भाई, 1949 में क्या हुई थी, एक चीनी क्रांति हुई थी जो माओ के नेतृत्व में थी। किसके नेतृत्व में? माओ के। अब जो ये माओ के नेतृत्व में चीन की क्रांति हुई, उस चीन की क्रांति का क्या परिणाम आया उस चीज को समझो। देखो जो चीनी क्रांति थी माओ के नेतृत्व में, पूरे तरीके से वो साम्यवाद पर आधारित थी। किस पर? साम्यवाद। अब जो ये साम्यवाद पर आधारित थी या मैं बोलूं समाजवाद पर आधारित थी, तो इसका नॉर्मल था उद्देश्य क्या था कि जनता को हर एक चीज प्रोवाइड कराना, जनता को सब चीजें प्रोवाइड कराना, सुविधाएं प्रोवाइड कराना। अब जनता को सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराने के चक्कर में चाइना इतना हद तक अपना पैसा इन्वेस्ट करता गया, किस पर? इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया उसने सरकारी उद्योगों पर। अब सारा पैसा सरकारी उद्योगों पर इन्वेस्ट हो गया, काफी हद तक अच्छा भी रहा। चाइना अपनी जनता को हर एक सुविधाएं एक विकसित देशों के मुकाबले देने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना के इस डेवलपमेंट में
उसके लिए उसकी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो अड़ंगा साबित हुई वहां की बढ़ती जनसंख्या हुई। आपको पता ही है चाइना अभी तक विश्व में नंबर 1 पर था जनसंख्या के मामले में, अब भारत हो गया है ना। तो जनसंख्या बहुत बड़ा फैक्टर रहता है किसी देश की डेवलपमेंट को रोकने के लिए। वो ही चीन के साथ हुआ। चीन की जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ, बिल्कुल ही चीन का विकास रुकना शुरू हो गया। इसलिए उसे समाजवाद की जगह किस में आना पड़ा, पूंजीवाद की ओर रुख अपनाना पड़ा। लेकिन इसका पूंजीवाद की ओर आना और सोवियत संघ का पूंजीवाद की ओर आना बहुत अलग था। सोवियत संघ ने एक नीति अपनाई, वो नीति क्या थी भाई, वो नीति थी शॉक थेरेपी की, जो अचानक से उसने सब कुछ परिवर्तित किया किस चीज में, प्राइवेट में, सरकारी से प्राइवेट कर दिया सब कुछ। लेकिन जो ये चाइना था, चाइना ने स्टेप वाइज काम किया जो कि सफल भी रहा। यानी अगर ये भी अचानक करता तो आई थिंक इसकी भी इकोनॉमी बिल्कुल टूट जाती है ना, जैसा कि शॉक थेरेपी के कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले थे हमें। तो अब समझो पूंजीवाद की, और इसने कैसे आया। इसने 1970 के दशक में जब इसका नेतृत्व बदलता है, नेतृत्व बदलता है यानी सरकार बदलती है, तो इसने पूंजीवाद की ओर कदम उठाना शुरू कर दिया। इधर दशक की बात है कैसे इसने काम किया। 1972 में इसने सबसे पहले अपना एकांतवास समाप्त किया, एकांतवास की समाप्ति। और किसके साथ संबंध बनाए, अमेरिका के साथ। सेकंड चीज इसने क्या की भाई, सेकंड चीज इसने की 1973 में इसके जो नेता थे चाउ एन लाई, कौन थे, चाउ एन लाई। चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की बात की। कितने क्षेत्रों में, 4। और वो 4 क्षेत्र कौन से थे, कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी, तो कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी और चौथा था सेना। इन क्षेत्रों में चाउ एन लाई ने किस चीज की बात की भाई, इन चीजों को हम आधुनिकीकरण की ओर लेकर जाएंगे। किसकी ओर, आधुनिकीकरण। इन चीजों को आधुनिक बना देंगे जिससे कि हमारा देश डेवलप होगा। और 1978 में देंग शियाओपिंग, कौन, देंग शियाओपिंग, खुले द्वार की नीति अपना लिए। खुले द्वार की नीति का मतलब क्या है कि अब कोई भी आके चीन में इन्वेस्टमेंट कर सकता था, कोई भी देश आकर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा इससे मिलने लगा। और 1982 में इन्होंने क्या किया, कृषि का निजीकरण कर दिया। कृषि का निजीकरण यानी कृषि को प्राइवेट कर दिया। और 1998 में उद्योगों को प्राइवेट कर दिया। यानी निजी कर दिया है ना। और 2001 में ये WTO का हिस्सा बन गया, WTO का सदस्य बन गया। यानी यहां से ये स्टेप्स थे इसकी अर्थव्यवस्था को खोलने के। तो आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो डेट याद करनी है बस, और थोड़े से नाम याद करने हैं। डेट याद करने का बड़ी तरीका आसान है, 72, 73, 78, 82, 98, 2001। कैसे, 72, 73, 78, 82, 98 एंड 2001। क्लियर। तो अब समझते हैं हम भारत और चीन के संबंध कैसे रहे हैं। वैसे तो मैंने भारत और चीन के संबंध पे पूरी एक वीडियो बना रखी है जिसके 2 पार्ट्स हैं, एक अच्छे और एक बुरे। आप उसे जाकर देखो, आपकी नॉलेज ज्यादा इंक्रीज होगी। वो कॉलेज लेवल की है और खैर इसमें से आप समझ सकते हो थोड़ा। देखो जो भारत चीन संबंध है, इसमें जब शुरुआत होती है 1949 में चीन की क्रांति, 1947 में भारत आजाद, यानी दोनों एक पटल पर, विश्व पटल पर एक साथ ही लगभग आना शुरू होते हैं। जब दोनों शुरू होते हैं एक विश्व पटल पर आना, तो भारत और चाइना के रिलेशन काफी अच्छे रहते हैं, शुरुआती रिलेशन। और नारे लगते हैं हिंदी चीनी भाई भाई। भाई धोखेबाज निकला बिल्कुल, भाई ने अटैक कर दिया किस पर, भारत पर, है ना। अब देखो कैसे हुआ ये चीज, इधर समझो। 1954 में एक तो हमारे बीच में अभी भी अच्छा रिलेशन हुआ। वो क्या हुआ कि एक पंचशील समझौता हो गया। पंचशील समझौते का मतलब क्या है, 5 बातें जिस पर भारत और चीन दोनों एग्री करेंगे।
है ना। और ये भारत की साइड से थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी, और चीन की साइड से थे चाउ एन लाई। नेहरू जी और चीन की साइड से कौन थे भाई? चाउ एन लाई। इन्होंने 5 बातों पर समझौता कर दिया। कितनी? 5। वो 5 बातें क्या थी? 5 बातें ये थी कि शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, है ना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। यानी शांतिपूर्वक, सहयोग, यानी एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। और संप्रभुता की रक्षा का मतलब यह है कि कोई किसी की विदेश नीति को प्रभावित नहीं करेगा। चाइना अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा, भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा। और लास्ट पॉइंट इसमें जो मेन है वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। यानी भारत में कुछ भी चल रहा है या चाइना में कुछ भी चल रहा है, दोनों एक दूसरे के मैटर में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब ये समझौता हो चुका था तो नेहरू जी को विश्वास हो गया, एक तो एक दूसरे पर आक्रमण ना करने की बात हुई थी, तो नेहरू जी को विश्वास हो गया कि चीन हम पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जो भरोसे होते हैं वो तो टूटने के लिए ही बनते हैं ना। तो चाइना ने कुछ ऐसा ही कर दिया। चाइना ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। इधर ये भारत मान लो, ये बीच में एक स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत, और ये मान लो चीन। अब क्या हुआ कि ये पहले से डिसाइड था कि एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन 1950 के दशक ने चीन ने इस पर क्या कर दिया भाई? आक्रमण किया और इसकी संस्कृति को खराब करना शुरू कर दिया। तब यहाँ से एक वहाँ के धर्म गुरु दलाई लामा, कौन? दलाई लामा भारत आते हैं। भारत आकर उन्होंने भारत से शरण मांगी। तो भारत तो आपको पता है मेहमानों का स्वागत करता है, अतिथि देवो भव। भारत ने शरण देने के लिए हाँ बोल दिया। जब इन्हें यहाँ पर, हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एचपी है ना, एक स्टेट है, यहाँ के एक धर्मशाला नाम की जगह है। कहाँ पर? धर्मशाला। वहां पर इन्हें शरण दी तो चाइना कुछ हद तक चिढ़ गया और चाइना ने तैयारी शुरू कर दी किसकी? युद्ध की। और भारत एक भुलावे में रहा कि चाइना हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन चाइना ने भारत पर अटैक किया कब? 1962 में अटैक। ठीक है, जब 1962 में भारत पर अटैक हुआ, भारत पर हमला हुआ, तो भारत पर हमला होते ही क्या हुआ भाई? एक तो हमारे 2 क्षेत्र चाइना ने कब्जा लिए। वो 2 क्षेत्र कौन थे भाई? एक तो अक्साई चीन और एक अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, जिसे उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जानते थे। तो नेफा लिखा हो चाहे अरुणाचल प्रदेश लिखा हो, आप कंफ्यूज मत होना। तो उसका कुछ हिस्सा अपना हथिया लिया। अब इससे क्या हुआ भाई? नेहरू पे सबको विश्वास था कि नेहरू जी क्या है? परफेक्ट है, इनकी विदेश नीति कभी गलत साबित नहीं होती। लेकिन इनका भरोसा जो टूटा तो जनता को इनके प्रति एक आक्रोश उत्पन्न हो गया कि यार इतना भरोसा करने की जरूरत क्या थी? वो युद्ध की तैयारी कर रहा था तो तुमने क्यों नहीं की? इससे नेहरू जी की छवि धूमिल हो गई। और कहीं ना कहीं मान्यताएं ये भी हैं कि नेहरू जी की डेथ भी, यानी उन्हें जो हार्ट अटैक हुआ था, हृदयघात हुआ था, वो भी उन्हीं की वजह से हुआ। क्लियर? यानी युद्ध की वजह से, युद्ध की टेंशन की वजह से ही उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ। और 1964 में हमारे नेहरू जी एक्सपायर हो गए। ठीक है, तो अब इतना टॉपिक क्लियर। अभी ये तो हो गया हमारे चाइना के साथ विवाद जो क्लास 12 तक पढ़ने हमें, है ना। अब इसके बाद भारत और चाइना के संबंध कहीं ना कहीं अच्छे होने शुरू हुए। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर अच्छे हो गए, सुधरने शुरू हुए थोड़े बहुत, है ना। तो कैसे? ये देखो 1970 में जब इसका नेतृत्व बदला, तो अब व्यवहारिक मुद्दों को छोड़कर, किसका? चाइना का। तो अब व्यवहारिक मुद्दों को छोड़कर व्यापारिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाने लगा। यानी अब व्यापार में भारत और चीन के वृद्धि होने लगी। और 1981 में चीन और भारत की सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ताएं होने लगी। सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ताएं होने लगी।
और 1988 में राजीव गांधी गए कहां पर? दौरा करते हैं कहां का भाई? चीन का। और 1999 से पर ईयर 30% व्यापार इंक्रीज हो रहा है। किसका? चाइना का और भारत का। और इसी तरीके से आगे 2014 में, 2018 में, यानी टाइम टू टाइम भारत और चीन के प्रधानमंत्री एक दूसरे की देश की यात्राएं करते रहते हैं। यानी जो हमारे द्विपक्षीय यात्राएं कहते हैं ना, द्विपक्षीय समझौते, यानी दोनों पक्षों की ओर से होने वाले समझौते, वो चाइना और इंडिया दोनों आपस में करते रहते हैं। तो ये बताता है कि हमारे रिलेशंस अच्छे भी हो रहे हैं। व्यापार हर ईयर 30% बढ़ रहे हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको चाइना का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आसियान शुरू करूँगा कि आसियान किस तरीके से एक शक्ति बनकर उभर रहा है।